ठीक है। तो देखिए अभी कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है ना आज का जो सेशन हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं जो अपना ऐप है उसी के खुद के ऑनलाइन क्लास लेने के परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो उसी के ये ऐप है उसमें। लेकिन नेक्स्ट जो हम लोग क्लास वगैरह लेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जूम को इंटीग्रेट कर देंगे, तो जूम पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखने वाली है कि आप लोगों को कम से कम अभी जो भी क्लास चलेगी वो ऐप के थ्रू चलेगी, भले वो जूम पे चले या यहाँ पे चले, ठीक है ना। तो जिन लोगों का फीस बाकी है, जिन लोगों का फीस आ गया, मैंने उन लोगों को ऐड कर दिया कोर्स में ऑलरेडी। अभी आप जाएंगे तो वहाँ पे ये पेड कोर्स आपको दिखाएगा, क्योंकि आज का जो सेशन था मैंने ऐसे डेमो रजिस्टर किया था। तो जो जिन लोगों का फीस बाकी है उन लोगों को वहाँ पे जाके जो भी अपना फीस होगा वो लेके आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसको लेकर अगर कुछ भी अच्छा होगा या क्या होगा तो आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। एक ही चीज खाली है कि आप लोगों को ज्वाइन जब करना है ना वो टाइम पे आपको फीस कंप्लीट करने के बाद में कंटिन्यू हो जाएगा जैसे आप कर पाओगे, ठीक है। बोलिए क्या भाई, बोलिए जी क्या भाई, बोलिए ना, आपने हैंड रेज किया था, बोलिए क्या कह रहे हैं। चार्जर बताया था तो हमने डाल दिया था और इसमें सॉरी तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक बार मैडम से बात कर लीजिएगा उसके बारे में, ठीक है। मैडम आ जाएगी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि उसको थोड़ा सा मैनेज करने में तकलीफ हो जाती है, हमको एक पर्सन को बिठाना पड़ता है कॉल करने के लिए, उतना अच्छा नहीं लगता है, बार-बार कॉल जाता है। इसके लिए और सब लोगों का हो गया, ऐसा नहीं कि किसी का बाकी है, सब लोगों का हो गया है। तो उसको हमने सबको ऐड कर दिया ऑलरेडी आपको। देखिए अभी जो पोस्ट है ना, ये हमने क्यों ऐड बनाया मैंने आपको बताया। ऐड बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पोस्ट के साथ-साथ आपको बाकी भी मटेरियल मिल सके। देखिए अगर आपने जाके देखा होगा तो हमने इसके अंदर वायरिंग डायग्राम डाले हुए हैं, आईसीटी पिन आउट है, ईसीएम के पिन आउट है, ये बहुत सारी चीजें जो हमने इसमें डाली, जैसे कि ये हम पहले जूम पे इस पे नहीं कर पाते। मतलब अभी आप जो उसके अंदर मिंत्रा की वायरिंग डायग्राम देख रहे हैं, आपके अंदर आपने देखी कि नहीं देखा देखिए वो बहुत बढ़िया 100 जीबी का डेटा है, वो हम लोग दे नहीं पा रहे थे लोगों को कि भाई कैसे भेजें हम उनके पास, है ना। तो कोर्स खत्म हो गया, 100 जीबी का डेटा देने के लिए कम से कम लैपटॉप चाहिए होगा, लैपटॉप लेकर आना पड़ेगा उनको उतने दूर से। तो ये बहुत सारी तकलीफ हमको आ रही थी, तो जैसे हमने ना ये ऐप लिया, इसी के कोर्स के बाद में हम आपके साथ कनेक्ट करना आपको बेनिफिट पहुंचाते हैं, ठीक है। आईसी का बिना से बाकी की चीजें तो इसके लिए और ऐप को फायदा ये तो अभी क्लियर आ रही ना, बस थोड़ा ये टाइम लेता है, जब आप बढ़िया रहेगा। हाँ तो ये थोड़ा टाइम लेगा, परफेक्टली ये होगा। यहाँ पे डिस्टर्बेंस कम होगा, जैसे कि आपने देखा होगा जूम में बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, आपको उतना डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लेकिन आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिल सके वो दिया हुआ है। रही बात जो फीस वगैरह की दिक्कत ये है ना कि हमको इसमें जैसे आप फीस देते हैं ना तो हमको उसकी भी एक छोटा अमाउंट पे करना पड़ता है। तो जब आपका कोर्स जिन लोगों ने ऐड कर दिया तो उनका वो छोटा सा एक अमाउंट जो है वो हमने ऑलरेडी अपने पास से पे कर दिया। अब जिन लोगों का बाकी है उन लोगों के लिए है तो नेक्स्ट परसों क्लास रहेगी, तो आप उसके लिए वेट करिए। आपका अगर 1000 रुपीस बचा है ना, आप मैडम को फोन कर दीजिएगा, वो आपको कूपन कोड दे देंगे, ठीक है। वो पेमेंट करने टाइम पे कूपन कोड डाल देना, आपको खाली 1000 रुपीस जाएगा ऐसा, ठीक है ना। तो चाहे कोर्स आपका भी हो, जी बोलिए। तो मैंने ना पेमेंट जो है डाली है, अभी अगर उसने कम बताया है तो बाकी डाल दूंगा, क्योंकि 4000 आपने डाल और फिर अभी 4000 अभी 2-3 दिन में डालते थे, फिर 100 डाल दिया था, उसका रसीद वगैरह मिल नहीं सर। नहीं मुझे हाँ, तो ये जो रसीद वाली प्रॉब्लम है ना, ये भी इसमें से हो गई है। मुझे आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है कि आपका हो गया है, ठीक है। मुझे नहीं पता है, मैंने जितने लोगों को मेरे पास डिटेल मैंने डाल दिया, आपका भी है, मतलब आपको ऐसे ही प्रॉब्लम है, किसी एक पर्सन को नहीं बोला, मगर आपका शायद से हो गया है, मुझे नहीं आइडिया है। तो आप देखो सिंपल है, जिनका नहीं हुआ होगा ना सिर्फ उनसे पेमेंट मांगो, ऐसा है। जिनका हो गया है उनका मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, ऐसा है। नहीं सर, हमने डाल दिया था ना, इसलिए हमने रसीद तो मिली नहीं, इसलिए हमने करके बता दें सबसे। नहीं चलिए, थैंक यू। एंड उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये भी प्रॉब्लम की रिसीट वगैरह अभी क्या होगा, जो भी पेमेंट करेंगे ना तुरंत आपको पेमेंट करके रिसीट आ जाएगी, ऑटोमेटिक कर दिया। तो मैडम क्या है, मैडम 4 दिन की छुट्टी पर है, इसकी वजह से कटी हो गई, उनकी बहन की मंगी है, आज उनकी बहन की मंगी, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आपको देखिए क्या करना है, अगर कुछ भी सभी लोगों को बता दे रहा हूँ मैं, हालांकि यहाँ पे सभी लोग आए नहीं है, लेकिन सभी लोगों को बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी स्टेज पे लगे कि आवाज जा रही है तो आप सिंपली चैट बॉक्स में डाल दीजिए, चैट बॉक्स में मुझे मिलता रहेगा, ठीक है ना। या जैसे अभी स्टेप मैंने एड्रेस किया था तो मैं माइक ऑन कर सकता हूँ, बहुत इजी प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके तो आई होप सबको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। कोई भी एक पर्सन है मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आपका माइक ऑन कीजिए, इससे कोई आपका हैंड रेज कीजिए, नहीं पर मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। हाँ जी, तो इससे मुझे बता दीजिएगा जब स्क्रीन दिखने लग जाए, ठीक है ना। ठीक है सर, दिख रही स्क्रीन? ठीक है सर, एकदम साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ है। ओके थैंक यू। ओके तो देखिए आपकी साइड से ये माइक बंद कर दीजिए, इसका आप कुछ कह रहे थे क्या? ओके चलिए, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा O2 सेंसर, यानी कि इसको लैम्डा सेंसर भी बोलते हैं। लैम्डा सेंसर क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए एक तो सबसे पहले लिखिए क्या क्या नाम से बुलाया जाता है। सबसे पहला जो हम इसको बोलते हैं वो होता है हमारा O2 सेंसर। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा इसको बुलाया जाता है HO2S, मैं लिख देता हूँ फॉर्म भी, यहाँ पे जगह नहीं है। इसके बाद में हमारा आता है तीसरा वाला जो होता है आपका HO2S के बाद में लैम्डा सेंसर, एंड चौथा होता है हमारा जिसको हम कहते हैं AFR सेंसर, ठीक है। ओके तो सबसे पहले लिख देते हैं HO2S का मतलब होता है हीटेड ऑक्सीजन सेंसर, ठीक है। इसके बाद आता है लैम्डा। लैम्डा जो है, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा ऑक्सीजन को नापने की वैल्यू होती है। जैसे हम लोग दाल चावल को किलोग्राम मिलीग्राम में नापते हैं, वैसे ही ऑक्सीजन को जो नापते हैं वो वैल्यू होती है, उसको हम लैम्डा कहते हैं, ठीक है। तीसरा जो है AFR का फुल होता है एयर एंड फ्यूल रेशियो, ठीक है, एयर एंड फ्यूल रेशियो, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से O2 सेंसर का मैंने लिखा है। 4 नामों से इसको बुलाया जाता है, लेकिन 4 नामों का मतलब एक्चुअली में 4 टाइप के सेंसर होते हैं। और हम क्या करेंगे, देखिए आपने देखा होगा कि 2 वायर वाले
3 वायर वाले 4 5 6 ये अलग अलग आते हैं, इसी वजह से हमेशा सबको ना कंफ्यूजन बना रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमको जो बेस्ट वाला है जो अभी चल रहे हैं उनको कवर करेंगे, जो पुराने वाले उनको कवर नहीं करेंगे। अब अगर तो बेसिक डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ऑक्सीजन सेंसर इज क्रूशियल कंपोनेंट इन व्हीकल एग्जॉस्ट सिस्टम, यानी कि कहां पे लगा होगा ये सबको पता ही है, ये हमेशा जो है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे लगा होता है। कहां पे लगा होता है? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जब एग्जॉस्ट बाहर निकलती है वहीं पे लगा होता है। दो लोकेशन होती है, सबसे पहला होता है आपका बिफोर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मतलब जो होती है वो नॉर्मल भाषा में हमारी गैस की भाषा में बोले तो, एंड आफ्टर कैटलिस्ट। हालांकि इसकी एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकते हैं, तो ये चीज याद रखिए, ठीक है। फिर एक मिनट, ये विकास भाई को ज्वाइन करने वाला है कॉल आएगा, ओके। तो आफ्टर कैटलिस्ट इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे, जैसे कि एक जगह होती है जिसको डीओसी कहते हैं, वो आप BS6 वाले लेक्चर में आप समझ लोगे कि ये क्या होता है, ठीक है। डीओसी BS6 वाले में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। बेसिकली आप यहाँ पे लिख लीजिए डीजल एग्जॉस्ट कैटलिस्ट। तो यहाँ ये जो गाड़ी में लगा होता है ना, तो वो टाइम पे भी ऑटो सेंसर थोड़े से बढ़ सकते हैं। प्लस इसका एप्लीकेशन जो है, यानी कि आप बोलेंगे गाड़ी में कितने आते हैं, ये बदल जाता है, इंजन का टाइप कौन सा है, इसके अंदर वी टाइप है, इनलाइन है, जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है वो कितने हैं, इस तरह से बदल जाता है, ठीक है। अब ये बहुत ही बेसिक सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि जब इंटेक मैनिफोल्ड से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल रही है, तो उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन के पार्टिकल को आइडेंटिफाई करके ECM को जानकारी देनी, किसको जानकारी देनी होती है? ECM, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सेंसर काम करता है, और फिर ECM को पता चलता है कि जो एमिशन हुआ है, तो जो कंबशन हुआ है, कंबशन प्रॉपर हुआ है कि तो एमिशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है वो पता चलता है, ठीक है। तो ये काम होता है ऑटो सेंसर का, सबको पता ही नॉर्मल चीजें। तो हम बात करेंगे एडवांस चीजों के बारे में, एडवांस बातों के बारे में जो नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पहले एक वायर वाला सेंसर आता था, हमने देखा सिंगल वायर, उसके बाद 2 वायर वाला भी देखा है, उसके बाद आया 4 वायर वाला, फिर 5 वायर, एंड फिर आया आपका 6 वायर, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए ये वाला जो सेंसर होता था ना, मैं ये क्यों कवर नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत पुराने सेंसर होते थे। सिंपल सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता था कि आप इसको यहाँ से एक वायर जो है वो ECM को गया होता था, ठीक है, और ECM से 12 वोल्टेज सप्लाई आती थी। यहाँ पे 12 वोल्टेज सप्लाई आती थी, यहाँ पे एक हीटर होता था, हीटर का जो सर्किट है ना वो चेंज, मतलब ऑक्सीजन मिलने से हीटर ठंडा होता था, वो ठंडा होने से ये सिग्नल बदलता था, ECM को पता चल जाता था ऑक्सीजन की क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद में 2 वायर वाले में क्या किया था, 2 वायर वाले में 12 प्लस ग्राउंड यहीं पे दे दिया था, इसको मिलता था हमारा बॉडी ग्राउंड, क्या मिलता था? बॉडी ग्राउंड। इसको हमने 12 बॉडी ग्राउंड दिया। इसमें अलग 2 वेरिएंट आते थे, इसके अंदर आपको पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता था। तो उसके अंदर फिर आपको एक्चुएटर के प्रिंसिपल को फॉलो करना होता था। एक्चुएटर का प्रिंसिपल क्या है वो मैं आगे आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। अब जो चल रहे हैं ज्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारे चलते हैं एक मिनट बीच में इसका भी सारा है, मैंने बंद किया है, ठीक है। किरण जी बोलिए ना, हाँ किरण जी बोलिए ना, सर जी हाँ बोलिए ना। ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग भी रहेगा एप्लीकेशन हाँ एप्लीकेशन में रिकॉर्ड हो जाएगा, वो अवेलेबल भी हो जाएगा आपको कोर्स के अंदर, टाइम टू टाइम अवेलेबल होता है। नहीं अभी का जो सेशन वो मैं देखना चाहूँ तो पॉसिबल रहेगा? यस 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 आफ्टर अभी ये शायद 2 दिन में भी पता चल जाए, मैंने वो एक्सप्लोर नहीं किया, बट ये है अवेलेबिलिटी है, क्योंकि अभी शॉप पे एक सर है ना, तो उसके साथ मीटिंग हो शायद लगा तो पूरा तरीके से नहीं 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 कोई बात रिकॉर्डेड रहेगा, ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगा, ठीक है जी। ओके अदान भाई, मोहम्मद अदान बोलिए ना, बोलिए। मीनाज भाई का मैंने कर दिया हूँ, उन्होंने नाम पता नहीं क्या डाला हुआ है, मुझे पता नहीं चल रहा है जी। इसने भाई आपने हाथ उठाया था सर, इसमें ना कुछ दिख नहीं रहा है, केवल फोटो सेंसर का दिखाई पड़ रहा था बस। बाकी और जो आपने लिखा है 3 सेंसर, जिसमें सर 4 सेंसर लिखा था, मैं 3 ही नोट करता हूँ। अच्छा नहीं वो मैं मतलब वो तीनों आपको दिखाई दिया ना? नहीं सर, जो आपने लिख के बताया था सर वो आगे चला गया। इसमें से ऑटो सेंसर हमने नोट किया था, H2O नोट किया है, और लंबड़ा सेंसर नोट किया था, सब नहीं। ठीक है मतलब दिखा है लेकिन आगे चला गया, ऐसा कहना है ना? नहीं सर, वो चल नहीं जाता, वो जो ऑटो सेंसर का जो आपने लगाया था वही चालू था, बाकी कुछ वो दिख नहीं रहा था। ठीक है हम अदान भाई बोलिए ना। हाँ सर, बोलिए सेम मेरे को ही प्रॉब्लम है कि वो कुछ भी नहीं, आप आवाज आ रहा था आपका, क्या राइट करना है क्या दिखा रहे हैं कुछ भी नहीं आ रहा था, बस वो पिक्चर था ऑक्सीजन से। अच्छा लिखा हुआ उस पे कुछ नहीं आ रहा ना? कुछ भी नहीं, आप जो सुना वही लिखा, कुछ देखा भी नहीं। ठीक है अभी चालू रखिए, मुझे बताना भी ठीक है। मैं मैसेज करूँगा। हाँ मैसेज कीजिए, चलिए मैसेज एक्चुअली क्या हो रहा है मैं ना देख नहीं पाता, लिखा चालू है ना ये तो मैं फिर देख नहीं पाता, ठीक है। ठीक है, मैसेज करूँगा, आप समझ पाओगे। हाँ हाँ खाली एक बार एक मिनट 2 खाली बताइए दीजिए ना, अभी दिखाई दे रहा है? हाँ अभी दिखाई दे रही है, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ अभी 1 मिनट रुकिए, अभी मैं लिखा हुआ मुझे बताइए दिख रहा है, ये दिखाई दिया? लिखिए। अच्छा लिखा हुआ अभी नहीं दिखाई दे रहा ना? ठीक एक मिनट अभी बताना ओके। अब दिख रहा है? हाँ अब लिखिए, 2.0 लिखिए ना। हाँ अभी दिख रहा है, लिखा हुआ ठीक है ठीक है। पिछली वाली साइड पे चला जाता हूँ, देखिए आप पूरा से बंद कर दीजिए। हाँ यहाँ से बंद कर दीजिए। ओके तो जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी कि ये जो हमारा पार्ट है ना ऑटो सेंसर,
यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो था वो था हमारा O2 सेंसर, ये है हमारा HO2S लैम्डा। देखिए HO2S का फुल फॉर्म होता है हीटेड ऑक्सीजन सेंसर। लैम्डा जो होती है वो हमारी होती है वैल्यू, ठीक है ना। और ये है हमारा AFR सेंसर, ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैटलिस्ट बिफोर कैटलिस्ट आफ्टर कैटलिस्ट और DOC ये कहाँ पे लगा होता है वो, ये आई होप सभी को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो है ना पहला जो एक वायर वाला जो हमारा पहला आता था उसके अंदर ये सिस्टम था कि भाई एक ही 12 वोल्टेज जो है जाती थी ईसीएम से, उसी से सिग्नल करके वापस ईसीएम को चला जाता था, जबकि एग्जॉस्ट गैस के अंदर आपको मिलती थी ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा 2 नंबर वाला जो है, 2 नंबर में सिंपल 12 और ग्राउंड आ जाती थी। अभी जो 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर वाला है हम उसको समझेंगे, क्योंकि मोस्टली आज के टाइम पे यही यूज होता है, तो हम लोग इसी के बारे में समझेंगे, ठीक है। जो सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा नैरो बैंड सेंसर, ठीक है। और दूसरा इससे एडवांस वाला होता है वाइड बैंड सेंसर, इसी को हम लोग AFR सेंसर भी बोलते हैं। AFR क्या है मैंने आपको बता दिया, एयर फ्यूल रेशियो सेंसर, ठीक है। तो उसके लिए कभी भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अब देखिए नैरो बैंड और AFR में जो फर्क है वो समझ लीजिए। नैरो बैंड को आप पहचानेंगे कैसे, सिंपल सा याद रखिए, 4 वायर होते हैं, 4 वायर्स, ठीक है। और वाइड बैंड जो होता है हमारा वो होता है, ये मैं पहचान बता रहा हूँ, आगे सबको दिखाई दे रहा है, 4-5 वाला होता है हमारा वाइड बैंड वाला, ठीक है। और ये है हमारा 4 वायर वाला नैरो बैंड वाला। अब नैरो बैंड और वाइड बैंड में क्या फर्क होता है तो समझ लीजिए क्या फर्क है। एक तो सिंपल सा कि ये जो सेंसर है ना इसको 2 चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले तो एग्जॉस्ट का टेम्परेचर मिनिमम 200 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा तब जाके काम करेगा। दूसरा सेंसर को खुद से भी 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हीटर के लिए चाहिए होता है। ये 2 चीज के ये काम करेगी वरना ये काम करता नहीं, ठीक है। हम लोग बेसिकली क्या समझेंगे, पहले मैं थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का बता देता हूँ, उसके बाद में हम समझेंगे कि ये सेंसर हमारे लिए क्यों जरूरी है और क्यों मैंने आज का पूरा का पूरा दिन, देखिए मेरी क्लास जल्दी से चालू की क्योंकि हम लोग नए फॉर्मेट पे जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो है हमको समझने के लिए मुझे भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, आपका अपना ट्रेनिंग के दौरान खराब ना हो, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा ये है वाइड बैंड वाला, ठीक है। कौन सा वाला, 5 वायर एंड 6 वायर। अब देखिए सिंपल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ना एग्जॉस्ट गैस और ये छोटे छोटे ब्लू ब्लू आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारी ऑक्सीजन और ये एग्जॉस्ट गैस है। इंजन को काम करने के लिए एयर और फ्यूल टाइप रेशियो चाहिए होता है, यानी मिश्रण चाहिए होता है। ये जो मिश्रण होता है एयर फ्यूल रेशियो, इसको हम कहते हैं AFR, एयर फ्यूल रेशियो। ये जो मिश्रण होता है बहुत सिंपल मिश्रण होता है। अगर आप पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में होता है ये 14.7:1, ठीक है। यानी कि 14.7 पार्ट हो गया आपकी एयर और 1 पार्ट होगा आपका फ्यूल यानी पेट्रोल। और डीजल का अलग होता है, डीजल में अगर आप देखेंगे तो डीजल में कई बार 20:1 भी होता है। अब ये डिपेंड करता है डीजल में CRDI है, टर्बो है, EGR है, क्या करेगा उसके सबसे 20:1, 22:1, 25:1 ये दोनों हो सकता है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एयर और फ्यूल का अनुपात एक मिश्रण। अब ये मिश्रण क्या है, मिश्रण कौन सा है तो देख लेते हैं ऊपर में। अच्छा ओ स्लाइड डाल दूं यहाँ पर, ओके। देखिए जब हमारा सिलेंडर के अंदर एयर और फ्यूल आती है तो इसके अंदर एयर और फ्यूल का मिश्रण आता है। अब चाहे कोई भी हो, चाहे डीजल हो पेट्रोल हो, इसके अंदर आपको मिश्रण ही देखने के लिए मिले। तो जब ये मिश्रण हम लोग देख रहे होते हैं ना, इसमें एक चीज क्या है कि हमको ये देखना पड़ता है कि पता कैसे लगे। समझ लीजिए एग्जांपल आपका 1 लीटर इंजन, 1 लीटर इंजन में सीसी मतलब हम कहते हैं क्यूबिक। तो सीसी अगर नापे, जिसमें आपने देखा होगा 200 सीसी, 300 सीसी, 400 सीसी, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक कैपेसिटी। तो क्यूबिक सेंटीमीटर की जगह हम नापते हैं क्यूबिक कैपेसिटी। क्यूबिक से मतलब क्या है, क्यूबिक का मतलब ये जो पोर्शन होता है, यानी बीडीसी के दौरान, बीडीसी क्या मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, जब हमारा पिस्टन जो है वो नीचे की साइड होता है पूरी तरह, तभी बीडीसी होता है, यानी इतनी जगह जो हमारी होती है। अब ये जो बीडीसी के दौरान पिस्टन है हमारा नीचे और ये जो गैप है इनटेक का, इस गैप के अंदर जो एयर और फ्यूल का मिश्रण बनेगा, अगर उसी की जगह पे हम पानी को डालें या पूरा फ्यूल डालें तो कितना ml उसके अंदर बनेगा या आ सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, उसी को हम लोग सीसी में कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक सिलेंडर के अंदर बीडीसी के दौरान ऊपर से लेकर टॉप से लेके बीडीसी तक पिस्टन के नीचे होने तक इस गैप में मैं अगर 200 ml भर सकता हूँ पानी या फ्यूल, तो उसका फ्यूल बेसिकली तो 200 ml फ्यूल भर सकता हूँ। तो इसका मतलब हो गया मेरा ये हो गया एक सिलेंडर मेरा 200 सीसी का। इस तरह से अगर मेरे 4 सिलेंडर हैं तो हो जाते हैं मेरी 800 सीसी की गाड़ी, ठीक है। अब 800 सीसी इज इक्वल टू 0.8 लीटर के आसपास। तो 1 लीटर इंजन हुआ मेरा 1000 सीसी के आसपास, थोड़ा सा फर्क होता है 99987 लीटर के आसपास होगा, यानी कि ml के आसपास होगा, लीटर के ml के आसपास, ठीक है। 9987 मतलब थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन 1000 सीसी के कंसीडर किया जाता है। अब हम बात करें एयर फ्यूल रेशियो, तो जिसमें मैंने पेट्रोल का आपको बताया, पेट्रोल का हमारा AFR होता है, वो हो रहा है हमारा 14.7 वो आपका पेट्रोल, सॉरी ये वो आपका है और 1 वो आपका पेट्रोल। अब ये क्या है ना, ये पार्ट है। पार्ट मतलब कि अगर मेरा सिलेंडर के अंदर 200 ml का कैपेसिटी है, इसमें फ्यूल पूरा नहीं जाता, आपको पता है, ये कैपेसिटी 200 सीसी की मेरी कैपेसिटी है। तो 200 ये अगर गणित निकालना है आपको तो 200 सीसी के जो मिश्रण है उसमें से 14.5 हिस्सा जो है वो है एयर का और 1 हिस्सा पेट्रोल। तो अगर मैं सिंपली इसको डिवाइड करता हूँ 200 डिवाइडेड बाय 14.7 तो जो रिजल्ट आएगा मेरा वो हमारा होगा 1 पार्ट ऑफ फ्यूल, तो मैं 14.7 तो यहाँ पे आता है 13.60। तो ये जो है हमारा इतना हमारा गया है फ्यूल, इतना ml, कितना ml इतना। और अगर ये 200 माइनस करता हूँ मैं 13.6 तो एयर गई हमारी वो गई है 186.4 ml, ठीक है। इस तरह से आपका मिश्रण बना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा हिस्सा हवा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब हमको करना होता है इंटरनल कंबशन चेंबर में, ज़्यादातर हवा जाती है, ठीक है।
क्लियर हो गई बात? तो आपको एयर फ्यूल रेशियो का मतलब समझ में आ गया। अभी जो एयर फ्यूल रेशियो है वो कुछ हद तक हम O2 सेंसर के जरिए पता लगा सकते हैं। अब उसका जो मेथड है उसके पीछे बहुत ज्यादा साइंस होता है, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। ये आपका सीसी मैंने समझा दिया आपको, टीडीसी बीडीसी हम लोग ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। सीसी आप याद रखिए। अब जब भी आपका माइलेज गिरता है तो माइलेज मतलब क्या होता है कि ये जो एक पार्ट जा रहा था ये एक पार्ट से जब ज्यादा जाता है तो हमारा माइलेज गिरता है, और जब वो ऐसा होता है तब हम उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म फ्यूल ड्रेन। सॉरी, उसको कहते हैं फ्यूल ड्रेन। शॉर्ट टर्म फ्यूल ड्रेन और लॉन्ग टर्म फ्यूल ड्रेन तो अलग हो जाता है काम करने के बाद में। उसको कहते हैं फ्यूल ड्रेन। ठीक है, अभी जो फ्यूल ड्रेन है वो नापा जाता है कि एयर का अनुपात क्या है, एयर का रेशियो या एयर की क्वांटिटी, नॉट अनुपात, क्वांटिटी। एयर की क्वांटिटी, तो उसको हम लोग फ्यूल ड्रेन को नापते हैं। फ्यूल ड्रेन को नापने का ये होता है कि आपका ए बार रिच है या लीन है। आप लोगों से पढ़ो देखा किसी ने सिस्टम टू लीन, सिस्टम टू रिच देखा हो किसी ने? चलिए बताओ, देखा होगा आपको। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो ए बार में फ्यूल ड्रिंक होता है, फ्यूल ड्रिंक में हम क्वांटिटी की एयर की क्वांटिटी के हिसाब से हम लीन और रिच डिसाइड करते हैं। लीन का मतलब यहाँ पे एयर कम आ रही है, फ्यूल ज्यादा जा रहा है। ठीक है, और रिच का मतलब यहाँ पे एयर ज्यादा आ रही है, फ्यूल कम आ रही है। ठीक है, और यही पकड़ने का काम करता है हमारा ऑक्सीजन सेंसर जो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो वापस इस स्लाइड पे आ जाते हैं हम लोग। ये देखिए ये कैसे काम करता है, और इसके पीछे बहुत ज्यादा हैवी साइंस है। क्योंकि आप सोच लीजिए एक बार एयर फ्यूल जल गया, हमें किसी भी चीज को जलाने के लिए हवा की जरूरत है, लेकिन एक बार एयर फ्यूल जल गया तो उसके बाद में हमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो जो भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन बची है, बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन बची है, वो ये बता दीजिए कि एयर और फ्यूल का ए पार का कंडीशन क्या है, और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाता है मेथड, वो इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे होता है हीटर। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा देखिए, ये यहाँ पर एक बार आपको मिलेगा, ये 5 और 6 बार वाला है। एक बार होता है आपका हीटर का, ये है पॉजिटिव, हीटर पॉजिटिव, और दूसरा है आपका हीटर नेगेटिव यानी ग्राउंड, यानी आपका ये हो गया ग्राउंड। इसके बाद होती है आपकी नर्स सेल। नर्स सेल के अंदर अराउंड 4.5 वोल्टेज के आसपास में, सर 0.5 वोल्टेज। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका रेफरेंस वोल्टेज, एंड देन आपका आता है सिग्नल। अभी जो सिग्नल है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही देखकर हम लोग पता लगा पाते हैं कि चीजें कहाँ पे सेट होंगी। इसके बाद आता है ये पंप सेल। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, 6 वायर, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया कि सिग्नल के ज्यादा सेंसर के सर्किट के अंदर जब ज्यादा वायर तो उस टाइम पे एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, और वो ये आती है कि आपको पता करना पड़ेगा कि उसके अंदर कितने सिग्नल आए। जनरली हमने मास सेंसर में देखा, मैंने प्रेशर सेंसर में देखा, प्रेशर सेंसर में देखा कि अगर सर्किट बड़ा है, 4 वायर 5 वायर 6 वायर है तो वहां पे 2 सिग्नल आए। लेकिन O2 सेंसर के मामले में ऐसा नहीं होता है। O2 सेंसर में 4 वायर हो, 5 वायर हो, 6 वायर हो, सिग्नल हमेशा एक सिग्नल ही सिग्नल होता है। ये याद आपको याद रखना है, यही है हमारा सिग्नल। और इसी कारण से हमारा काम मुश्किल भी होता है और हमारा काम आसान भी होता है। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा सा समझिएगा डिटेल। ठीक है, अब ये जो है ना, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको सिग्नल पंप सेल, इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है 101 ओम का, अगर आपका 6 वायर वाला है तो। और ये आपके पंप सेल और सिग्नल के बीच में लगाना होता है अगर आपको सही सिग्नल चाहिए। तो बेसिकली पंप सेल से ही सिग्नल आता है। ठीक है, अब ये कैसे आता है थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट जिसको हम बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जब आपके एग्जॉस्ट गैस अंदर आता है, चालू करून नहीं हाथ लाओ ना, काय के अंदर हीटर कॉइल होती है। बाहर जो चेंबर आप देखते हो, ये चेंबर बना होता है आपका सिरेमिक का, जिस तरह से आपका ये होता है, क्या कहते हैं उसको, स्पार्क प्लग, उसी तरीके का आपका ये बना होता है। ठीक है, बोलिए आपने हैंड रेस किया है। हेलो, तो ये 7705 मेरी अगर आवाज आ रही है, जिन्होंने अपना नाम 7705 लिखा है ना, आपको जाके प्रोफाइल के अंदर एडिट करना पड़ेगा अपना नाम, और आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, क्योंकि आपका मुझे नहीं पता नाम वगैरह क्या है, तो आप नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये है हमारा, यहाँ पे होता क्या है कि हीटर कोर्स को जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव ईसीएम देता है तो ये आपको हीट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से एग्जॉस्ट गैस आ रही है, छोटे छोटे छेद होते हैं, यहाँ पर आपने देखे भी होंगे, ये जैसे ये वाले इसमें इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये छोटे छोटे होल हैं, यहाँ पे छोटे छोटे होल होते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे होल के जरिए जो है ना अंदर एग्जॉस्ट गैस अंदर जाती है, और एग्जॉस्ट गैस यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चेंबर होता है जहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर यानी रेफरेंस एयर बोला जाता है उसको, रेफरेंस एयर यहाँ पर डाली जाती है। रेफरेंस एयर यहाँ से सिंपली ये पंप होकर जो एग्जॉस्ट गैस में आई है ऑक्सीजन, वो पंप होकर यहाँ पर आती है। पंप सेल जो है ना उसको आइडेंटिफाई करता है, और पंप सेल जब उसको यहाँ से चलाने लगता है, उसके बीच में होता है एक जिरकोनियम ऑक्साइड। जिरकोनियम ऑक्साइड का एक कोर होता है, और वो जिरकोनियम ऑक्साइड एक सर्टेन टेंपरेचर पे जाने के बाद में ये वाली आई हुई ऑक्सीजन और ये वाली ऑक्सीजन इनके साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन के बाद में ये हमारे मेजरमेंट सेल होता है। सर ये हमारी एम्बिएंट एयर है, सर ये बाहर से एयर आई है, तो ये यहाँ से एक रिएक्शन होता है, यहाँ से जो बाहर एग्जॉस्ट आई है उससे रिएक्शन होता है, एंड देन इसके बाद में हमको सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है, यहाँ रेफरेंस एंड सिग्नल। ठीक है, ये हमारी एम्बिएंट एयर है। बेसिकली बाहर से हवा को लेकर अंदर एग्जॉस्ट में आने वाली जो हवा है, दोनों को कंपेयर करके हम यहाँ पे अपना काम चलाते हैं, ये इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो अब इससे हमको क्या फायदा है, बस अगर इसको डायग्नोस करना है तो वोल्टेज कैसी देखी जाएगी, या इसको रिपेयर करना है तो वो कैसी देखी जाएगी, ये हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो यही है कि हम लोग इस पे काम करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को वोल्टेज दिखाता हूँ, तो वो वोल्टेज सब लोग लिख के लीजिए। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 ये 4 वायर की आपको मिल जाएगी
जो चार वाले सेंसर की है वाइड बैंड में हमारे कितना आता है। वाइड बैंड जो है अगेन याद रहेगा कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वाइड बैंड में हमारे आएगा आपका, देखिए वाइड बैंड में हमारे 5 और 6 वायर और नैरो बैंड के 4 वायर। तो अभी जो वोल्टेज आपको दिखा रहा हूँ ना, इसमें 4 तक यहाँ तक है आपके नैरो बैंड, और यहाँ से लेकर नीचे तक पूरा जो है ये हमारा वाइड बैंड। ये वोल्टेज आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये वोल्टेज देख करके हम लोग काम करते हैं, इसके अलावा हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। एक और चीज, जब आप ओपन हार्नेस में देखेंगे तो हमेशा याद रखिए यहाँ पे 1 2 3 तो 4 वायर है, तो 4 वायर में से आपको कई बार 2 जगह पे ग्राउंड देखने मिल सकता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक जगह पे रेफरेंस वोल्टेज होती है और जो रेफरेंस वोल्टेज आपको 5 3 2 3.5 तक कुछ भी हो सकती है, मगर ये हमारी कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। ये बदलने वाली हमारी नहीं है, इसको चीज पे याद रखिए। अब ये जो 2 ग्राउंड आपको दिखाई देता है, यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, ये मैं बता रहा हूँ नैरो बैंड वाला, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, वो हमारी होती है सिग्नल। तो इनमें से एक तो 2 ग्राउंड देगा अगर दिया तो नॉट नेसेसरी, और उसका रीजन बताऊंगा मैं क्यों ऐसा होता है, ठीक है। और एक हमारी रेफरेंस हो गई और दूसरी हमारी 2 ग्राउंड हो गई। अब जो रेफरेंस सिग्नल वोल्टेज है, सिग्नल वोल्टेज आपको मिलती है अराउंड 1.5 वोल्ट के आसपास, ठीक है, इक्वेशन 1 में, सॉरी ओपन हार्नेस में, ठीक है। और अगर हम लोग 5 वायर वाली बात करें, 5 वायर वाले में होता क्या है कि हमारा अगेन एक ग्राउंड, ठीक है, एक रेफरेंस, एक आपका सिग्नल, और दूसरा हमारे यहाँ पे एक वी बैट आता है, यानी 12 वोल्ट। तो ये एक ग्राउंड हो गया, दूसरा ग्राउंड हो गया, यहाँ पे रेफरेंस है, रेफरेंस आपका 5 वोल्ट के आसपास हो सकता है। अगेन यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे आपका एक सिग्नल वोल्टेज एक ही है, ठीक है, यहाँ पे 12 वोल्टेज हो गई आपकी, या वी बैट होगा, जिसको हम वी बैट बोलते हैं, मैंने बताया वी बैट का मतलब क्या होता है। इसके बाद आपका रेफरेंस, ठीक है, तो ये है हमारे टोटल में जो भी ये चीजें काम कर रही है। अब ये जो सिग्नल वोल्टेज है, यहाँ पे जो सिग्नल वोल्टेज है वो आपको मिल सकती है 1.9 वोल्ट के आसपास, आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद हमारा आता है इसको 6 वायर वाला, इसको स्पेसिफिकली AFR सेंसर हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 6 वायर, जिसके अंदर एक ग्राउंड ओपन आने की बात कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज आप लोग ये मत कर लेना कि सर बोला था कि ग्राउंड ही आएगा क्लोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा रेफरेंस आपका, देखिए यहाँ पे एक आपका वी बैट हो गया, सिग्नल है, और एक है ना हीटर कंट्रोल आता है, इसको बोलते हैं हीटर कंट्रोल। हालांकि हीटर कंट्रोल यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे ये जो सेंसर होता है ना 6 वायर वाला, इसका खुद का एक कंट्रोल सर्किट होता है। यानी एक तरीके से समझ लीजिए कि ये जो सिग्नल आएगा वो सिग्नल पहले इस कंट्रोल सर्किट को जाएगा, फिर इसके बाद ईसीएम में जाएगा। और ये दोनों मामले में क्या हो रहा है, ये दोनों मामले में सिग्नल डायरेक्ट ईसीएम को ही जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है हम लोगों को। अब ये मैंने बताया वो आपको ओपन हार्नेस वाली टेस्टिंग। क्लोज हार्नेस में क्या होगा, इन दोनों में से जैसे 2 ग्राउंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, नॉट नेसेसरी कि ऐसा होगा ही होगा, कई बार आपको 12 ग्राउंड मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, उसमें आसान हो जाता है कि पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा है। लेकिन ये जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बेसिकली है एक्चुएटर का सर्किट, एक्चुएटर सर्किट, ये दोनों, ये पिन लगी और ये दोनों आपका एक्चुएटर सर्किट, हां दादा डोक्याला बसला, ठीक है। ये जो एक्चुएटर सर्किट है, इसमें हमको जो देखना होता है वो होता है कि ये नेगेटिवली कंट्रोल्ड है या पॉजिटिव कंट्रोल्ड है, ठीक है। एक काम कीजिए, पहले आप ये वोल्टेज लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। वोल्टेज लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, अगर आप लोगों ने ये किया है तो डायग्राम बना लीजिए। तो अगर हो जाए तो खाली आप लोग ना एक चैट में डाल दीजिएगा कि हो गया, एक दूसरे कोई भी। ओके, आई होप आप लोगों का हो गया है। ओके, तो यहाँ पे भाई डाले स्क्रीनशॉट निकलता नहीं है, नहीं स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते हैं, आप इसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हैं। जी रमन जी बोलिए। आइए सर बोलिए। अरे यार बोलिए। सर ये थोड़ा साइड का प्रॉब्लम है, ये फोन में मतलब काफी बारीक दिख रहा है सर। नहीं, आपको वेब पे मिल जाएगा, नेक्स्ट सेशन वेब पे मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। तो नेक्स्ट सेशन मतलब रूम पे करके सर कैसा है क्या? ये याद है वेब पे मिल जाएगा, मैं लिख शेयर करूंगा, आप वेब पे भी देख पाएंगे, ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो 2 लोग नहीं ज्वाइन कर पाए, ठीक है, उनके साथ करेंगे, हमारे करते हैं। ओके, देखिए नेगेटिवली कंट्रोल और पॉजिटिवली कंट्रोल, तो हम यहाँ क्या करते हैं ना, मैं एक एम्प्टी साइड ले लूँगा इससे। यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये समझना कि हमारा जो सेंसर है, इस सेंसर के अंदर एक हीटर है, और हीटर को हीट करने के लिए हमको चाहिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग कंटिन्यूसली नहीं दे सकते ईसीएम के जरिए, ये आता है ईसीएम से ही, और कंटिन्यूसली हम लोग क्यों नहीं दे सकते, उसका रीजन देखिए। हीटर को अगर कंटिन्यूसली सप्लाई दी गई पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये कंटिन्यू हीट होता रहेगा। अगर कंटिन्यू हीट होता रहेगा तो ये अगर प्री हीट है, यानी पहले से ही हीट हुआ है, उस केस में जब एग्जॉस्ट गैस गर्म आएगी तो ये सर्किट हो जाएगा ब्लास्ट। क्योंकि इसका जो आउटर सेल है, यहाँ पे जब हीटर लगाते हैं ना, तो हीटर के बाहर में हमको लगाना पड़ता है सिरामिक। सिरामिक कुछ हद तक जो है टेम्परेचर को सीज जाता है, लेकिन उसके बाद में हो जाएगा ब्लास्ट। अब जब वो ब्लास्ट होगा ना, तो वो पूरे सर्किट को और ईसीएम को भी डैमेज कर सकता है।
ठीक है। इसीलिए इस हीटर की प्रोटेक्शन के लिए हम इसमें ईसीएम से एक्चुएटर कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा हीटर जो हुआ वो है हमारा एक्चुएटर। ओके, अब एक्चुएटर कंट्रोल करने का यहाँ पे दो तरीका। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि ईसीएम ने क्या किया है, ये मेरा है हीटर, ईसीएम से यहाँ पर आ रही है पॉजिटिव और यहाँ पर भी आ रही है पॉजिटिव। तो बेसिकली दोनों पॉजिटिव भेज के ईसीएम ने इसको क्या किया, ऑफ कर दिया कि गलती से ये हीटर चालू ना हो जाए। जब आप एक्सेलरेट करेंगे, इंजन स्टार्ट करेंगे, तब ईसीएम यहाँ से इसको कंट्रोल करेगा, अब वो कंट्रोल करेगा ग्राउंड पर। तो ईसीएम यहाँ से कंट्रोल करेगा, यानी कि स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ, इस तरह से स्विच ऑन स्विच ऑफ करेगा इस पे। तो यहाँ पे जब वो स्विच नहीं कर रहा है तब होता है आपका पॉजिटिव और यहाँ पे होता है ग्राउंड। इस तरह से एक्चुएटर को कंट्रोल करेगा ईसीएम ग्राउंड के ऊपर। लेकिन दूसरा सर्किट है, दूसरा सर्किट में हमारे यहाँ पर ग्राउंड दिया है एंड ग्राउंड दिया है। ईसीएम से इग्निशन ऑन हुए, दोनों साइड में ग्राउंड दिया। दोनों साइड में ग्राउंड का मतलब क्या हुआ, दोनों साइड में ग्राउंड का मतलब हुआ कि सर्किट क्लोज कर दिया गया। ठीक है, अब ईसीएम जब आप क्रैंकिंग करेंगे तो ईसीएम यहाँ पे कंट्रोलिंग करेगा आपकी, वो कंट्रोलिंग होगी आपके पॉजिटिव को। तो ये बदल जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बदलेंगे, आपका सिग्नल चालू हो जाएगा। अब ये जो सिग्नल होगा ये हो जाएगा आपका ग्राउंड एंड पॉजिटिव। ठीक है, अब ये वाली जो सिस्टम है जिसमें ग्राउंड पे कंट्रोल हो रहा है उसको हम कहते हैं नेगेटिव कंट्रोल। और इसीलिए तो आपको ईसीएम की जरूरत है और इतने एडवांस सेंसर की जरूरत है। आपने देखा कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट उसके अंदर लगाया हुआ है। ठीक है, दूसरा कि ये वाला जो सर्किट है जहाँ पे ईसीएम से पॉजिटिव आ रही है, अब ये याद रखिए ये जो पॉजिटिव 12 वोल्टेज आप देख रहे हैं, ये 12 वोल्टेज डायरेक्टली ईसीएम में ना जाकर ये बैटरी से भी आ सकती है। ठीक है, ये डायरेक्ट बैटरी से भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं तो इग्निशन ऑन में आपको पॉजिटिव आ रहा है, ईसीएम से आ रहा है। अब इसके लिए आपको यहाँ पे फ्यूज भी चाहिए होगा। जब भी हम बैटरी से पॉजिटिव लेते हैं तो हमें फ्यूज जरूर आता है, एंड इसीलिए ऑटो सेंसर के सर्किट में आपको हमेशा ज्यादातर तौर पे कई बार फ्यूज तो मिलेगा, चाहे ईसीएम में मिले, अगर ईसीएम से कंट्रोलिंग हो रही है तो, या फिर अगर बैटरी से हो रही है तो आपको हमेशा एक फ्यूज जरूरी है। ठीक है ना, वैसे ही अगर बैटरी से ग्राउंड आ रहा है तो ये भी चांस है कि बैटरी से ग्राउंड आ सकता है आपका। अगर बैटरी से ग्राउंड आ रहा है तो वहां पे आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सीधा बैटरी से ग्राउंड ले सकते हैं। अभी याद रखिए इस सिस्टम को जब बोला जाता है, मैंने बताया था ना करंट और वोल्टेज का फंडा, ये वाले सिस्टम को हम लोग बोलते हैं लोड यानी कि करंट कंज्यूमर यानी कि ये करंट को बहुत ज्यादा खींचता है, इसी वजह से ये रिसीव होता है, इसका इसमें आग लगता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि इसके पीछे एक साइंस है, मतलब एक तरफ से आ रही है एग्जॉस्ट गैस, उसमें फिर ऑक्सीजन सेपरेट किया जा रहा है, फिर बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, फिर ये दोनों को आपस में मिक्स करके सिग्नल पता लगाया जाएगा कि ऑक्सीजन कितना आ रही है। और इसी तरह से एग्जॉस्ट में आने वाली बाकी के सारे गैसेस का, यानी कि अगर आपको नॉक सेंसर आप देखोगे तो नॉक सेंसर का भी वर्किंग प्रिंसिपल मोर और लेस सेम होता है। एंड इसी अगर 6 वायर वाला आपका होगा 6 वायर नॉक सेंसर, तो उसका भी आपको कंट्रोल सर्किट दिखेगा, कंट्रोल सर्किट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा ये कौन सा है। वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, अगर गैस में कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही पता करना है तो उस टाइम पे हमको इस तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऑटो सेंसर, मैंने आप लोगों को वोल्टेज बता दी, ओपन हार्नेस में क्या वोल्टेज आएगी, अब मैं आप लोगों को इसका सिग्नल भी बता देता हूं। ठीक है, तो सिग्नल के लिए एकदम आराम से समझिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। सबसे पहला नैरो बैंड का समझ लीजिए। तो देखिए मैंने हर सेंसर के बाद में आपको ये बताया कि सेंसर किस तरीके का सिग्नल देता है। तो सबसे पहले जो सिग्नल देगा वो आपका एनालॉग ही होगा। बाद में ईसीएम के अंदर एक कन्वर्टर लगा होता है जो उसको बदल देता है आपके इसमें क्या कहते हैं डिजिटल के अंदर। ठीक है, एनालॉग मतलब आपका सिग्नल इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको एनालॉग नहीं बता रहा हूँ, आपको जो जिस चीज का ध्यान रखना है, तो आपको जो करना है वो बेसिकली ये करना है कि इसका सिग्नल की रेंज याद रखिए 0.1 वोल्टेज से लेकर, ये आपकी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, तो दोनों तरफ मैंने ये बनाया 0.9 वोल्टेज, ये इसके बीच में चलता है। ओके, तो ये समझ लीजिए कि आपका 0.1 वोल्टेज है और ये है आपका 0.9 वोल्टेज। इसके ऊपर कभी भी इसका सिग्नल नहीं जाएगा। तो जब आप इंजन स्टार्ट करेंगे, इंजन स्टार्ट में आप सिग्नल लिखेंगे, आपका सिग्नल भी इस तरीके से चलता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एएफआर जो है हमारा, इसको कैलकुलेशन क्या मैंने आपको समझा दिया। एएफआर को हम लोग अगर 14.7:1 है तो इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, जिसको मतलब एक जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको एक नाम से बुलाते हैं, उसको हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, अब ये जो स्टोइचियोमेट्री है ना, स्टोइचियोमेट्री का मतलब 14.7:1 आप नहीं याद रखना चाहते कोई बात नहीं, मैं सब चीजें कुछ भी आपको मिस नहीं करना चाहता हूं। यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनको ये चीज याद रह जाएगी तो कहीं उनको फायदा होगा। इसके बाद में जब ये चीज होती है ना तो लैम्डा वहां पर होता है हमारा 1। दैट मींस कि अगर यहाँ पे हमारे काम चल रहा है तो लैम्डा होगा हमारा 14.7:1। ये आइडियल रेशियो है। आइडियल का मतलब बढ़िया रेशियो ये होता है, इसमें आपको माइलेज बड़ा अच्छा मिलेगा, पावर भी अच्छा मिलेगा। अब ये कैसे पता लगाएं कि ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और अगर हम ये कैसे पता लगाएं कि आपका जो माइलेज है वो माइलेज सही है या नहीं है, वो कैसे पता लगाएं वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर 0.45 वोल्टेज पे आपका एएफआर होता है। यहाँ पे इसको आप चाहे स्टोशियो बोलिए, चाहे आप एएफआर बोलिए, या फिर आप इसको लैम्डा बोलिए, ये वोल्टेज पर होता है। तो एक अच्छी गाड़ी का अगर आप आइडियल में चेक करें, ठीक है, बिना रेस किए, तो आप चाहे कितना भी रेस कीजिए, ये इसके नीचे इसके ऊपर जाएगी, कितना भी रेस कीजिए, एग्जॉस्ट गैस का ऑक्सीजन कभी भी इतने इसके ऊपर क्रॉस नहीं करता। ठीक है ना, ये हो गया आपका। और ये हो गया हमारा जो अच्छा इंजन होता है जिसके अंदर बढ़िया एक्यूरेसी मिलता है, वो इसके बीच में काम करता है, ज्यादातर इसके बीच में काम करता है। ठीक है, ये ऐसा तो ज्यादा सिग्नल ऐसे चलेगा। अगर ज्यादातर इस तरह से चल रहा है ना, मतलब यहाँ पर है तो आपका एयर फ्लो रेशियो एकदम फर्स्ट क्लास यानी 0.45 के आसपास चल रहा है ना, तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये ज्यादा नीचे की तरफ चल रहा है, यानी यहीं से चलते चलते ये आ जाता है मेरा इस तरफ, चलिए दूसरे इसमें बना देता हूँ, तो आप समझ लीजिए कि ये मेरा दूसरा जो रेशियो है वो ऐसे चल रहा है, ज्यादा जो है ना मेरा माइलेज यहाँ चल रहा है। ठीक है,
इसको हम कहते हैं AFR लीन। ओके, अब तीसरा केस है मेरा जहां पे मेरा जो एयर फ्यूल रेशियो है वो कुछ इस तरह चल रहा है, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। हम इसको कहते हैं AFR रिच। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हो गया हमारा AFR रिच। अब मैंने रिच और लीन का मतलब आपको बताया था। रिच और लीन का मतलब क्या है? रिच और लीन का मतलब, रिच मतलब एयर ज्यादा एंड लीन का मतलब एयर लो, यानी हवा कम, यानी हवा का जो अनुपात है वो कम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली हाई होने की वजह से एयर फ्यूल रेशियो, एयर बहुत ज्यादा आ रही है, इससे क्या कर रहा है, थ्रॉटल को ज्यादा ओपन कर रहा है क्योंकि फ्यूल कम आ रहा है। तो एयर हाई का मतलब फ्यूल कम आ रहा है, जितना फ्यूल आना चाहिए उतना नहीं आ रहा कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आ रहा है फ्यूल ज्यादा क्योंकि एयर कम आ रहा है। इस तरह से आपका एयर और फ्यूल का रिच और लीन का पता चला जाता है। अब आप समझ लीजिए कि अगर आपको कस्टमर को किसी को फॉल्ट आ रहा है कि सिस्टम टू लीन, अब इस चीज में ना याद रखिएगा कि सिस्टम टू लीन का मतलब क्या है, यहाँ पर एयर बहुत कम आ रही है। ओके, आप ऑटो सेंसर साफ करके लगा दीजिए, देखिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं गई तो उस केस में आपको एयर फिल्टर, थ्रॉटल बॉडी, इंटेक मैनिफोल्ड ये पूरा क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है, नो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम। ठीक है, सेम टाइम पे आपका अगर दूसरा एक फॉल्ट आता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम टू रिच। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि फ्यूल जो है हमारा कम आ रहा है। अब फ्यूल अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब सिंपल है, हमको इंजेक्टर क्लीन करवाने पड़ेंगे। ठीक है, आपको फ्यूल फिल्टर चेक कर लीजिए आप अपना, यानी पेट्रोल फिल्टर, डीजल फिल्टर, इंजेक्टर, कॉमन रेल, सीआरडीआई ये तो कॉमन रेल आ जाएगा, डीएल में आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन ये जो फॉल्ट मैंने आपको बताया, यानी ये जो फॉल्ट मैंने आपको बताया, ये फॉल्ट हर गाड़ी में नहीं आते। जब ये फॉल्ट हर गाड़ी में नहीं आते तो हमको क्या करना है, अब मैं आपको एक केस स्टडी करके बताता हूँ जिसके अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा कि मुझे सिर्फ अपना ये देखना है। एक केस है मेरे पास, केस है कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर कंप्लेंट। सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं कस्टमर कंप्लेंट। यहाँ पे पूरी तरह से गाड़ी के परफॉर्मेंस को लेकर और माइलेज को लेकर, यानी नो पिकअप अपने लोकल भाषा में, और नो माइलेज, यानी माइलेज अच्छा नहीं दे रही है या लो माइलेज। ठीक है, अब ऐसे में ना मैं आपको कंडीशन बता दूं। कंडीशन ये है बेसिकली, यहाँ पे ना तो कोई चेक इंजन लाइट है, हमने स्कैन कर लिया, कोई फॉल्ट कोड नहीं है। ठीक है, साथ ही के साथ कस्टमर के सिम्टम आने टाइम पे ले लिया तो कोई परमानेंट प्रॉब्लम भी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर का कहना है कि पिकअप जो है ना वो मतलब जो पहले आता था वैसा नहीं आ रहा है, और माइलेज तो पूछिए। अब ऐसे में देखिए ये जो कारण है ना, हजारों कारण निकल जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमने बोल दिया चलो भाई सर्विस कर लेते हैं। ठीक है, लेट सर्विस दिस। तो जब हम लोग इसमें सर्विस करने के लिए जा रहे हैं ना, सर्विस करने में क्या होगा कि हमारा धीरे धीरे करके हमको फायदा होना शुरू हो जाएगा। कस्टमर को लगेगा चलो ठीक है पिकअप वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन माइलेज वाली नहीं हुई, क्योंकि सर्विस में हमने क्या किया, हमने इंजन चेंज किया, हमने फिल्टर चेंज किया, हमने फिल्टर चेंज कर दिया, हमने इंजन की थोड़ी बहुत बढ़िया तरीके से सर्विस, थोड़ा बॉडी ईजीआर ये सब क्लीन करके हमने लगा दिया, इंजन ऑयल चेंज कर दिया, हमने टाकी क्लीन कर दी। अगर इसके बाद में भी कस्टमर की प्रॉब्लम है कि माइलेज नहीं मिला, चलो पिकअप सुधर जाएगा लेकिन माइलेज नहीं मिला, माइलेज क्यों नहीं मिला, उसके लिए हमको देखना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूल ट्रिप। अभी तक मैं नैरो बैंड पे हुआ तो प्लीज आप लोग आगे मत जाइएगा। ठीक है, ये देखिए नैरो बैंड, मैं नैरो बैंड सिखा रहा हूँ, वाइड बैंड पे मैं भी आया। ठीक है, तो अब ये केस में हमको क्या करना होगा, फ्यूल ट्रिप देखना होगा। अब बहुत सारे ऐसे स्कैनर हैं जो, या गाड़ियां भी है जो फ्यूल ट्रिप खुद कैलकुलेट करके हमको दे देती है। ठीक है, तो फ्यूल ट्रिप में परसेंटेज होती है कि भाई 20% है, 10% है, 30% है, इस तरह से परसेंट होती है। अब ये जो क्या परसेंट होती है ना उसको समझ लीजिए। तो स्कैनर के अंदर जब आप देखोगे फ्यूल ट्रिप अगर आपको दिखा रहा है ना तो 10% इस तरह, 20%, 30% इस तरह दिखाएगा, या फिर सिर्फ लिख के आएगा 10, 20, 30 इस तरह लिखाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, समझो स्कैनर में देखिए तो बहुत अच्छी बात है, 20% निकाले तो मुझे पता चल गया भाई फ्यूल ट्रिप तो बढ़िया है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, देखिए हमने अगेन यही था हमारा 0.1 वोल्टेज और 0.9 वोल्टेज, इसके बीच में था हमारा सोशो क्या था 0.45 वोल्टेज। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है ना, ये जो 0.45 वोल्टेज है इसके और इसके नीचे आइडल में कम से कम, हालांकि इसके लिए हम लोग वैल्यू जो है हमको कंटिन्यू देखनी पड़ेगी 10 to 15 मिनट तक। हमको ये देखना होगा कि ये जो सिग्नल है वो मेरा इससे, जब मैंने इंजन स्टार्ट किया तो ये जो मैंने लाइन बनाई है ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन से कितना ऊपर जा रहा है और कितना ज्यादा नीचे जा रहा है। तो समझ लीजिए कि दूसरे केस में, जैसे कि मैं वापस अपना ये ले लेता हूँ, एक केस में क्या हुआ, मैंने स्टार्ट की गाड़ी और मेरा ये यहाँ पर इस तरह से नीचे चल रहा है। तो ये तो फ्यूल ट्रिप जो है होना कैसे पता है, ये जो सेंटर है ना जो आइडियल होता है, हालांकि इंजन तो इंजन डिफर करता है, वो डेटा हमारे पास होता नहीं, लेकिन मैं आपको कॉमन बता देता हूँ। कॉमन समझ लीजिए कि 20% ऊपर और 20% नीचे, ये सेंटर से। ठीक है, अगर ये है तो बहुत बढ़िया, इसको टोटल में मिला के बोलते हैं 40% का फ्यूल ट्रिप, क्या 40% का फ्यूल। ठीक है, लेकिन अब ये कंडीशन देखिए हमारी, ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन हमारी नीचे जा रही है, 20% के नीचे चली। तो अगर सोशल मेटेरियल हमारा ऊपर पॉइंट मिला हो तो ये क्या हो गया, ये हो गया 60%। और 60% सिग्नल पे देखिए, सिग्नल मेरा लीन साइड है, तो क्या हुआ यहाँ पे मेरा फ्यूल ट्रिप लीन हो गया। ओके, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है जहाँ पे कोई चेक लाइट वगैरह नहीं है, उसके लिए आपको ये देखना होगा। अगर लीन हो गया इसका मतलब क्या है, एयर कम आ रही है तो आप एयर फिल्टर वगैरह एयर लाइन पे ध्यान देंगे। गाड़ी के अंदर दो सिस्टम होते हैं बेसिकली, और दो ही कारण, दो जगह की कारण होती है जहाँ से ये प्रॉब्लम आती है। एक होता है आपका एयर साइड और दूसरा होता है आपका फ्यूल साइड। दोनों जगह से जो प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है वो आपको खुद को पर्सनली थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं लीन का मतलब हमारी प्रॉब्लम है एयर लाइन में। अब एयर लाइन में जैसा इंजन है उसके हिसाब से टेस्टिंग कीजिए। टर्बो है आपका, एग्जॉस्ट है, ईजीआर सॉरी टर्बो है, ईजीआर है, आपका एयर फिल्टर है, आपका इंटेक मैनिफोल्ड है, ये सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से आपकी हो सकती है। तो आपको ये लीन वाली को देखना। वैसे ही सेफ्टी वाला ऊपर जा रहा होगा 60% या 70% रीच जा रहा है, तो उस केस में क्या है, एयर बहुत ज्यादा आ रही है। एयर बहुत ज्यादा आने का मतलब ईजीआर को एयर डालनी पड़ रही है, हवा एक्चुअली उसके अंदर डालनी पड़ रही है। तो यहाँ पे दो तीन कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो फ्यूल इंजेक्टर का होता है कि जब इंजेक्टर पूरी तरह से नहीं काम करेगा ना तो भी ये काम करना पड़ता है। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए, यहाँ पे एक सिलेंडर की बात तो हो रही है, यहाँ पे तो पूरे इंजन की बात होती है। 4 सिलेंडर है, चारों को मिला के एक इंजन बनता है। ठीक है, इस तरह से
तक ये पता लगाया था सिस्टम लीन है या सिस्टम रिच है। अब अलग अलग तरीके के फॉल्ट कोड बनते हैं। देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को कुछ फॉल्ट कोड ऐसे भी बताए हैं जिसके अंदर फॉल्ट कोड आ रहा है आपका सिलेंडर वाला फॉल्ट कोड बनेगा। जैसे मैंने क्रैंकशाफ्ट क्वेश्चन सेंसर के टाइम पे बताया था कि सिलेंडर मिसफायर वाला बनता है, बहुत बार नहीं बनता है सिलेंडर मिसफायर। अभी जो सिलेंडर मिसफायर है ना, अब ये 1 2 3 4 इस तरीके के अगर फॉल्ट कोड बनते हैं तो ये स्पेसिफिक हो गया, कौन सा सिलेंडर है वो पता चल गया। लेकिन यहाँ वाले मामले में क्या है ना, ये सिस्टम की बात है, यहाँ पे हो रहा है हमारा सिस्टम में है। वैसे ही ये सिलेंडर वाले में भी मल्टीपल सिलेंडर आता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप ऑटो सेंसर को टेस्ट करेंगे, खास करके नैरो बैंड वाला, तो नैरो बैंड में आपको ये याद रखना है कि इसका जो सिग्नल है वो करेक्ट सिग्नल यहाँ पर है। ओके, अभी समझ में आ गया, ये सारा फ्यूल ड्रिम समझ में आ गया सब लोगों को, बढ़िया। तो अगर फ्यूल ड्रिम समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि प्रॉब्लम फॉल्ट कोड कहाँ पे बनता है। फॉल्ट कोड बनता है जब ये सेंसर सिग्नल क्रॉस करता है, ठीक है, यानी कि माइनस में गया और ऊपर गया, तब जाके ये हमारा जो ये वाला फॉल्ट कोड था, ये वाला सिस्टम टू लीन वाला तब बनता है, और सिस्टम टू रिच वाला ये तब बनेगा फॉल्ट कोड। उसके अलावा बीच में जो हमारी कंप्लेंट है ना कस्टमर की, ये कंप्लेंट होगी लेकिन फॉल्ट कोड नहीं बनेगा, ये वाली कंडीशन। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि कैसे काम किया ये सिस्टम, ठीक है। तो ये पूरा इस तरह से हम लोग काम टेस्टिंग करते हैं। तो ये याद रखिए, चलिए हम लोग थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर हीटर भी बनाया मैंने आपका ये वाला ओके, ये वाला, ठीक है। अब जो ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये अब इसके पीछे कुछ भी साइंस हो, खैर हम एज ए टेक्नीशियन अभी हम लोग वापस इंजीनियरिंग के लिए नहीं जा सकते कि हम लोग पता लगा पाए इसके पीछे या एक और सेंसर है हमारा ये वाला। हाँ, ये हमारा नैरो बैंड है, तो मैंने अभी तक आपको नैरो बैंड बताया, नैरो बैंड वाला। तो चाहे कुछ भी हो, ये है 800 यूजिंग इंटीग्रेटेड हीटर यूनिट, तो इसके अंदर हीटर होता है, ठीक है। तो अगर ये मैं नैरो बैंड वाला देखूं या वाइड बैंड वाला देखूं, कोई भी देखूं, ये नैरो बैंड वाला है आपका, तो यहाँ पे एक चीज जो कॉमन है ना, वो है यहाँ पे वन सिग्नल। और ये सिग्नल अगर हम लोग देख लें तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये वाला हो रेफरेंस हो या ये वी बैंड वोल्टेज हो, ये चाहे कुछ भी हो, हीटर है, ये सब कुछ भी हो, इनमें से अगर कुछ भी खराब होता है, एक भी वायर डैमेज होता है या एक भी सप्लाई सिस्टम से नहीं आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उस केस में जो बिगड़ेगा वो हमेशा बिगड़ेगा आपका सिग्नल। जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं मल्टीमीटर से टेस्टिंग करते हो, सिर्फ सिग्नल को देखिए। अब नैरो बैंड का सिग्नल मैंने आपको बताया 0.1 वोल्ट से लेकर 0.9 वोल्ट के बीच में होना चाहिए इंजन स्टार्ट करने में। तो इसको ओपन हार्नेस में जैसे मैंने ये वाली जगह पर भी आपको चेक करके बताया हूं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना हीटर कंट्रोल भी होता है, तो दो ग्राउंड मिल रहे हैं, दो पॉजिटिव मिल गए, फिर आपका रेफरेंस का वोल्टेज क्या है आपको समझ में आया, इसलिए मैंने वोल्टेज लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा सिचुएशन आएगी, कई कंपनी क्या करती है थोड़ा सा उसको अपनी टेक्नोलॉजी डालने के चक्कर में कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। अगर ऐसी कंडीशन कभी आएगी तो नैरो बैंड वाले में क्या करेंगे, चार वायर वाले में हम देखेंगे मेरा सिग्नल 0.1 से लेकर सॉरी, तो ये जो मेरा नैरो बैंड वाला है इसमें ये सिग्नल है, ठीक है। बस इस चीज को ध्यान में रखना है और क्या आपका काम। अगर ये भी जाता है आपको सेंसर ओके, क्योंकि आपका हीटर खराब हो, आपका रेफरेंस का वायर खराब हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सेंसर के अंदर, सिग्नल खराब होगा, सिग्नल खराब सेंसर खराब, चेंज करना। ओपन हार्नेस में आपको वोल्टेज मैंने बताई, अगर वो मिल रही है आपको तो दिस इज वेरी गुड, ओपन हार्नेस में मिल रहा है सेंसर एकदम बढ़िया। एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर आप ये देखने की आदत लगाएंगे, शॉर्ट टर्म फ्यूल ड्रीम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ड्रीम अगर आप देखने की आदत लगाएंगे तो आप एक बेहतर डायग्नोस्टिक ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन बन पाएंगे, ये मेरी सलाह है, ठीक है। तो नैरो बैंड हो गया, अब बात कर लेते हैं हम लोग वाइड बैंड के सर्किट। ओपन हार्नेस में मैंने देखिए वाइड बैंड बता दिया आपको, 4 वायर 5 वायर 6 वायर 7 बता दिया। अब आप जो देखा नैरो बैंड में, नैरो बैंड क्या है ना, नैरो बैंड सिर्फ आपका 14.7:1 का ही रेशियो ले सकता है, या डीजल में लगा होगा तो आपका 20:1 का रेशियो ले सकता है। लेकिन हमारा जो वाइड बैंड होता है, वाइड बैंड हमारा ले सकता है, पेट्रोल या डीजल कोई भी हो, 20:1, ठीक है, 25:1, कितना भी तरीके का डिफरेंस हो ये ले सकता है। यहाँ तक कि ये 18:1 ले सकता है, आपका 10:1 ले सकता है, कोई भी रेशियो हो ये कंप्लीट तरीके से ले सकता है। नैरो बैंड में क्या है, नैरो बैंड का रडार ये है, और इसीलिए स्टोशियोमेट्री जो भी ऊपर नीचे जाता है हम लोग पता लगाते हैं। ये क्या है ना, सेंसर को नहीं पता चलता इसके ऊपर नीचे क्या चल रहा है, बस हम लोग सिग्नल से पता लगाते हैं, जो स्टेज सिग्नल आ रहा है उससे हम लोग ये नॉलेज पता लगाते हैं। लेकिन वाइड बैंड में सेंसर को भी ये पता होता है कि ये क्या चल रहा है, इसीलिए इसके कंट्रोल होता है, ठीक है। तो जब आपने देखा कि जब स्टोशियोमेट्री चेंज हो रही है तो स्टोशियोमेट्री के साथ में एक चीज और चेंज होगी, और वो होगा सेंसर के काम करने का तरीका, ठीक है। वो यानी सिग्नल देने का तरीका, नॉट काम करने का तरीका। काम करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, बहुत ही आसान कॉम्प्लिकेटेड है। आसान कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बोलो, टेस्ट करना रिपेयर करना आसान है पर उसको समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो वाइड बैंड में हमारा अब देखिए ऑटो सेंसर है ना, कहीं नहीं जाने वाले हैं, लगभग 10-20 साल तक और आने वाले हैं। यही सेंसर आपका जो है डीयूसी मशीन में भी यूज किया जाता है, यही सेंसर हर जगह यूज किया जाता है जहाँ पे आपके O2 या ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये आपका वाइड बैंड का जो सिग्नल होता है उसको लीजिए, ये माइनस में 0.3 वोल्ट से लेकर प्लस में 1.4 वोल्ट तक दे सकता है, ठीक है। यही है इसको डिफरेंस बनाता है कि ये ज्यादा एक्यूरेटली AFR बता सकता है DCM को, और ये खुद से भी फिगर आउट कर सकता है कि एक्यूरेट रेशियो क्या चल रहा है। एंड इसीलिए अगर कभी भी आपको स्कैनर में फॉल्ट कोड आए, AFR सेंसर लो हाई ऐसे कोई भी आए ना, तो ये याद रखिएगा वो ऑटो सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि वाइड बैंड वाला है, 6 वायर या 5 वायर वाला है। तो इसके अंदर सिग्नल जो है जिस तरीके से चलता है, हालांकि स्टोशियोमेट्री जो है वो यहीं पर होती है, लेकिन इसके अंदर सिग्नल ऊपर नीचे जा सकता है, और ECM बहुत ही क्लोजली इसको मॉनिटर, सॉरी नॉट ECM, सेंसर इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर सकता है, ठीक है। अब इसका जो फ्यूल ड्रीम है वो फ्यूल ड्रीम पूरी तरह अलग होता है, जो मैंने आपको नैरो बैंड वाला बताया, नैरो बैंड वाली तरह नहीं होता है। अभी तक बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो खुद ही इसका फ्यूल ड्रीम डिसाइड करती हैं, इसीलिए कॉमन टर्म्स में इसका डेटा अभी तक अवेलेबल कुछ खास है भी, तो वो कुछ गाड़ियों का किसी का है किसी का नहीं है। तो इनका ऐसा कहना होता है कि आइडियल जो फ्यूल ड्रीम है वो अराउंड 50% का है, ठीक है, पर वो 40 गाड़ियों में देखा दूसरी गाड़ी में जाए तो 40% हो जाता है। एंड इसीलिए आपको अगर ये वाला सेंसर लगा हुआ है ना, तो हम लोग फिर अपना नॉर्मल तरीके पे भाई शॉर्ट टर्म फ्यूल ड्रीम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ड्रीम आप ये ग्राफ में सिग्नल की तरह से थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके नीचे गया और इसके ऊपर गया कितने सेकंड के लिए, 10 मिलीसेकंड के लिए, तो ECM बना देगा आपका DTC यानी डायग्नोस्टिक कंट्रोल, ओके। ये याद रखिए, तो ये जो सिग्नल मैंने आपको बताया है ये है सही सिग्नल, मतलब इसमें कोई फॉल्ट नहीं बनता है, मगर ये ECM को बताता रहता है जिससे कि ECM कंटिन्यू एडजस्ट कर सके। तो जब ECM को लगता है कि यार अब जो है फ्यूल बड़ा कम आ रहा है, तो ECM क्या करेगा, थोड़े थोड़े को ज्यादा ओपन कर देगा। एक टाइम उसको लगता है कि यार अब जो है ना हवा कम आ रही है, मतलब किसी वजह से हवा कम आई है, तो मैंने बताया आपको रेगुलर एडजस्टमेंट हो रही है। तो ECM को आप बाहर पे गए, मैप सेंसर ने बताया कि भाई यहाँ पे हवा का दबाव ज्यादा है, मैप सेंसर ने ECM को इनपुट दिया किसके बारे में, एयर के प्रेशर के बारे में, उससे ECM को पता चला कि एयर का दबाव कम है। ECM ने क्या किया,
यहाँ पे फ्यूल की मात्रा बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी, फ्यूल क्वांटिटी इसने बढ़ा दी, और इस तरह से ईसीएम ने ये इनपुट लेने पर फ्यूल से कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट करने के लिए ईसीएम को आपके एएफआर या O2 सेंसर का मदद लेना पड़ता है, क्योंकि आपका इनपुट आ रहा है सब जगह से, लेकिन वो कंट्रोल मतलब वो प्री यानी कि एक बार तो मैंने आपको ओपन लूप और क्लोज लूप भी बताया था, तो ओपन लूप में क्या हो रहा है कि ईसीएम डिफॉल्ट सेटिंग पे काम कर रहा है, लेकिन क्लोज लूप करने के लिए उसको दोनों साइड से इनपुट चाहिए कि भाई यहाँ से जो आया था उससे मैंने एडजस्टमेंट कर दी, तो एडजस्टमेंट करने के बाद में ये एडजस्टमेंट मैंने की है तो सब कुछ सुधरा कि नहीं सुधरा वो वापस उसको चाहिए, फ्यूल क्वांटिटी जो उसने बनाई है वो ईसीएम को बताना पड़ेगा कि ये फ्यूल क्वांटिटी सही है कि नहीं है, इसलिए वो क्या करता है O2 सेंसर की मदद लेता है। क्या हुआ, एक ही चीज को चलाने के लिए मैंने 3 से 4 सेंसर की मदद ली, लेकिन O2 सेंसर वहां लगा होता है जहां पे सारे ऑपरेशन कंप्लीट ईसीएम का काम खत्म होने के बाद में एग्जॉस्ट गैस निकलती है, यानी कि ये सब जो है ये सब है हमारा एग्जाम और ये है ईसीएम का रिजल्ट। क्लियर, तो ये है रिजल्ट, और रिजल्ट देख के ईसीएम क्या करता है, कंटीन्यूअसली एडजस्टमेंट करता है। ओके, यहाँ पे एक की पॉइंट और याद रखिएगा, और वो ये है कि गाड़ी के अंदर मल्टीपल O2 सेंसर्स आते हैं और ये अलग अलग लोकेशन पे इनकी लोकेशन भी अलग होती है। अब ये O2 सेंसर है तो लोकेशन मतलब आपको मिलेगा एग्जॉस्ट पे ही, लेकिन अगर मैं आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड ही बढ़ा दूं तो अगर मैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड ही बढ़ा दूं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने बैंक वाला फंडा बताया था आपको, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एग्जॉस्ट जो है मैंने ये 2 सिलेंडर से यहाँ से निकाला, ठीक है, एक एग्जॉस्ट मैंने यहाँ से ऐसे एक पैक निकाल दिया, और दूसरा जो एग्जॉस्ट है मैंने वो यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, तो ये एक मेरा है जो है कि बैंक 2 का, कौन सा है, ये वाला बैंक 2, और ये वाला मेरा बैंक 1, तो 2 एग्जॉस्ट हो गए। अब जो टेल पाइप है, टेल पाइप में वो क्या है, आगे जाके सबसे पहले तो ये मेरा इंजन है 1 2 3 4 सिलेंडर, तो 2 एग्जॉस्ट हो गई, और आपके जो बैंक है वो 2 है, यहाँ पे बैंक 1 सिलेंडर 1 एंड 4, बैंक 2 सिलेंडर 3 एंड 2। ओके, ये हो गया अपना बैंक 2। तो सबसे पहले तो यहीं पे 2 सेंसर लग जाते हैं, एक आपका बैंक सेंसर यानी कि एक सेंसर हो गया आपका बैंक 1, दूसरा हो गया आपका बैंक 2। ठीक है, अब तो एक सेंसर बैंक 1 के लिए, एक सेंसर बैंक 2 के लिए। अब ये जो पाइप आगे गया है यहाँ पे मुझे लगाना कैटलिस्ट, तो इंजन से आने वाली जो आपको एएफआर चाहिए वो चाहिए इंजन से निकलने वाली डायरेक्ट गैस से, तो एक सेंसर मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर जो डायरेक्ट ईसीएम को जाएगा O2, तो ये हो गया मेरा एग्जॉस्ट से निकल के डायरेक्ट यहाँ पर। ठीक है, या यहाँ पर बोल लीजिए, यहाँ पे मैंने कैटलिस्ट लगाया, ये है मेरा कैटलिस्ट। ठीक है, ये भी मेरा कैटलिस्ट है। अब क्या हुआ है, 2 एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, मतलब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड एक ही, लेकिन जो बाहर टेल पाइप है वो 2 है, और दोनों पे हमको लगाना पड़ा 2 कैटलिस्ट में, ज्यादा से ज्यादा होता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन एयर फ्यूल रेशियो लेने के लिए यानी कंबशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है वो पता लगाने के लिए मुझे इंजन से निकलते ही यहाँ पे सेंसर लगाना जरूरी है। ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ पे एक सेंसर लगा, यहाँ पे एक सेंसर लगा। वैसे ही जब कैटलिस्ट से आगे जा रहे हैं तो कैटलिस्ट ने आपके काम किया कि नहीं किया, क्योंकि ये मैकेनिकल पार्ट है जिसको कैटलिस्ट कन्वर्टर ढोलकी बोलते हैं, ये हमारा एक कौन सा पार्ट है, ये हमारा एक मैकेनिकल पार्ट है। मैकेनिकल भी मतलब उसके अंदर एक ये होता है टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, प्लैटिनम ऑक्साइड होता है, बहुत एक्सपेंसिव चीज होती है, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे उसको निकाल के बेच के पैसा भी कमाया होगा। तो ये है आपका कैटलिस्ट। अभी कैटलिस्ट ने काम किया कि नहीं किया, कैटलिस्ट का काम क्या है, आने वाली जहरीली गैसेस को खत्म करना। अब जब वो जहरीली गैस खत्म कर रहा है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो उससे इसे को पता चल जाएगा कि भैया ये कैटलिस्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक और सेंसर लगा। ठीक है, तो 2 O2 सेंसर हो गए, अगेन मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा, अगर मेरा अलग से आता है तो ये वापस से मेरा क्या हुआ, 2 O2 सेंसर हो गए, ये भी ईसीएम में ही जाएंगे घूम फिर के, देखो डाल दो ईसीएम दोनों। तो इस तरह से हो गए मेरे 4 सेंसर, लेकिन जो कैटलिस्ट से पहले होता है यानी इंजन के बाद उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम, एक अपस्ट्रीम हो गया, और जो कैटलिस्ट के बाद होता है उसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम, सॉरी एक डाउनस्ट्रीम। ठीक है, या फिर आप इसको सेंसर 1 या सेंसर 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि एक ही गाड़ी में आपके 4 O2 सेंसर हो गए। अब ये याद रखिएगा कि जब मैंने आप लोगों को बैंक 1 या अपस्ट्रीम वाली की बात जब मैंने की है, एक अपस्ट्रीम है और एक आपका डाउनस्ट्रीम, तो जब मैंने अपस्ट्रीम वाली की बात की तो मैंने आपको सिग्नल बताया है, लेकिन डाउनस्ट्रीम में उससे ज्यादा सिग्नल होगा, यानी कि अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूं तो ये जो सिग्नल हमारा 0.1 से लेकर 0.9 के ऊपर नहीं जाता, डाउनस्ट्रीम में क्या होगा कि ये ऊपर चला जाएगा 1.6 1.5 1.4, जिस तरह से आपका कैटलिस्ट काम कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। इसमें बेसिकली यहाँ पे आपका कुछ भी ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाउनस्ट्रीम के मामले में, अदरवाइज अपस्ट्रीम जो है यहाँ तक ही रहेगा, इसके नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब इसमें फॉल्ट कोड क्या आते हैं, फॉल्ट कोड आता है कुछ इस तरह से कि भाई सर्किट वाले तो आएंगे, आपको सबसे पहले ओपन आने से टेस्टिंग करनी है जब भी कोई फॉल्ट कोड आए। अब देखिए सबसे पहला जो होता है ना वो होता है हमारा कि आप सबसे पहले फॉल्ट कोड बनेंगे हीटर सर्किट के, दूसरे आपके फॉल्ट कोड होते हैं हीटर सर्किट के साथ में पॉजिटिव वाले एंड नेगेटिव वाले। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मैं थोड़ा ना आपको भी मौका दे रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सा बुझाइए कि ये क्यों बोला मैंने। यहाँ हीटर सर्किट तो आपको मैंने बताया वहाँ पे अंदर हीटर है, तो हीटर का खुद का सर्किट है, प्लस वो जो सर्किट है वो पॉजिटिव नेगेटिव पे काम कर रहा है, वहाँ पे स्विचिंग हो रही है। अभी स्विचिंग खराब हो सकती है। देखिए ये सेंसर है आपका, ठीक है, इस तरह का आपका सेंसर है, यहाँ से एक 12 वोल्टेज आनी है जो पहले फ्यूज बॉक्स में जाएगी, यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, फिर ये डायरेक्टली बैटरी से आएगी पॉजिटिव से। ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक नेगेटिव जो है वो ईसीएम के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ईसीएम से क्या हो रहा है, ईसीएम से कंट्रोलिंग हो रही है। कंट्रोलिंग जो है वो होगी ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली 12 वोल्टेज यहाँ पे मिल रही है, राइट है ना। अब आप सोच के देखिए कि अगर मेरा ये जो ये फ्यूज खराब हो जाए तो यहाँ पे मुझे सप्लाई नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सेंसर एक बार फॉल्ट बन जाता है मेरा, सेंसर नो सिग्नल, क्योंकि अगर ये बंद हो गया तो भी जब हीटर हीट नहीं होगा तो सिग्नल क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा।
बराबर ऑफिस पर रिपेयर कर देते हैं। वैसे अगर कंट्रोल होगा तो यहाँ पे हीटर सर्किट या हीटर एक्चुएटर का फॉल्ट बनेगा। और जब भी एक्चुएटर की बात आती है याद रखिएगा एक्चुएटर का मतलब ईसीएम से कंट्रोल होने वाला एक्चुएटर है, ठीक है। इसी के साथ साथ आ जाता है आपका उसके बाद का इनपुट हाई या लो, ओपन सर्किट, ये सब इसमें बनते हैं। आपको याद रखना है एक्स्ट्रा आपको दिखाई देगा वो का हीटर का। तो हीटर आप सोचेंगे कि ये हीटर क्या है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं। बहुत रिलैक्स होकर काम कीजिए, सिंपल है, नैरो बैंड है तो क्लोज हार्नेस में ये पता लगाइए कि हमारा जो सिग्नल मिलना चाहिए 0.1 से लेकर 0.9 तक वो मिल रहा है। अगर वाइड बैंड है तो वो पता लगाइए कि भाई जो मिलना चाहिए था 0 से लेकर मतलब ये माइनस में जाता है तो 0 लिख देता हूं और ऊपर जा रहा है हमारा 1.4 तक जा रहा है कि जा रहा है। अगर इसके बीच में सिग्नल है तो मेरा सेंसर बढ़िया काम कर रहा है। अगर सिग्नल नहीं आता है, समझिए किसी केस में इस तरह से सिग्नल आ रहा है, फ्लैट सिग्नल जिसको मैंने पहले बताया, तो वो फ्लैट सिग्नल के मामले में हमारा सेंसर एकदम डेड पड़ा हुआ है, सेंसर नया डाल दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। ये हो गया क्लोज हार्नेस में, ठीक है। ये वाला जो प्रॉब्लम मैंने बताया क्लोज हार्नेस में, ये टेस्टिंग आप क्लोज हार्नेस में। ओपन हार्नेस में आप जब टेस्टिंग करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को हीटर सर्किट और ये सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। उसमें सिंपल सा मैंने ये छोटा सा सर्किट बनाया आपको, इसके अंदर 2 वायर लगा हीटर सर्किट के, ठीक है। बाकी बीच में 2 वायर लगेंगे, एक आपका रेफरेंस का होगा, आपका सिग्नल का होगा, वो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। रेफरेंस वोल्टेज मैंने आप लोगों को लिखवा दी है। अब इसको आप लोगों को करना क्या है, आपको इसको टेस्ट करना है, ठीक है। और टेस्ट करने के बाद में आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो आपका टेस्टिंग का रिजल्ट था क्या। अब मैं आपको एक सरप्राइजिंग एलिमेंट बता देता हूं। मैंने यहाँ पे वोल्टेज सारी लिखाई है, अगर आप लोगों ने नहीं लिखी है तो प्लीज आप उसको लिख लीजिए। मैं आपको 2 मिनट का समय दे देता हूं, ठीक है। ये वाला लिख लीजिए। अब यहाँ पे सेम टू सेम आप क्या करो, 3 जो मैंने बनाया है ना, यहाँ पे आप और 3 बनाइए, लेकिन वहां पे आप लिखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। ग्राउंड की जगह पॉजिटिव पॉजिटिव लिखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 तरीके के सर्किट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। ये बना लीजिए। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं। अगर आपने बना दिया तो मुझे एक बार थम्स अप कर देना। बना दिया सबने, वेरी गुड। रमनदीप जी बोलिए, बोलिए रमनदीप जी। तो ये 6 सॉकेट वाला जो है सर, इसका एक में ग्राउंड आ गया, एक में रेफरेंस आ गया और उसके बाद थोड़ा छोटा दिख रहा है सर मुझे, इसमें हीटर है क्या है? 2 ग्राउंड है, 6 वाला बोल रहे हो? हां 6 2 ग्राउंड है, एक सिग्नल आ गया, रेफरेंस है, हां जी, ठीक है। हां जी, एक एक रेफरेंस है, एक सिग्नल है, 4 हो गए। हां जी, और एक आपका है एक मिनट आपको बताता हूं। हां, एक आपका वी बैंड आता है उसके अंदर बैटरी वोल्टेज, हां भी हीटर कंट्रोल, एचडीआर, हीटर कंट्रोल, ठीक है। ठीक है। हां किरण जी बोलिए ना। यस किरण जी बोलिए ना। नहीं सर सॉरी, गलती से उंगली टच हो गई। अच्छा कोई बात ओके। तो मैं वापस शेयर कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए एक बार। जी फिरोज भाई बोलिए। जी फिरोज भाई बोलिए। सर ये जो प्रॉब्लम आता है लो दो फ्यूल लीन और फ्यूल हाई, इसमें ज्यादा तो सीएनजी में ज्यादा आता है कि उसको कहते हैं सीएनजी गाड़ी में ज्यादा आता है। बराबर। तो सिर्फ सीएनजी में बेसिकली आपका सीएनजी में भी आएगा ये जो बाहर की फिटिंग सीएनजी है। बाहर की फिटिंग सीएनजी में इसलिए आएगा क्योंकि क्या होता है, आपका ऑक्सीजन सेंसर को मैप किया हुआ है अपने नॉर्मल पेट्रोल या डीजल पे चलने के लिए, ठीक है। अब उसको बाहर का जो सीएनजी आप लगा है ना, उसको पता नहीं है कि वो सीएनजी जब जलेगी तो उसमें कितना ऑक्सीजन आएगा, बराबर है। इसीलिए वो अपना काम ठीक से कर रहा है। लेकिन हमने क्या किया, हमने बाहर का जो ये लगाया ना क्या कहते हैं इसको सीएनजी, उसके लिए वो कंटिन्यू प्रॉब्लम देता रहेगा, मतलब उसके लिए कुछ खास अपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका है 4 वायर वाला होगा ना, तो एक बार रेफरेंस के वायर में और सिग्नल के वायर, ठीक है। सिग्नल के बगल वाला जो वायर होता है जनरली उसके अंदर 110 ओम का रेजिस्टेंस लगा के देखिए, ठीक है। अगर वो ओके हो गया तो काम हो जाएगा आपका। तो कलर कोडेड रेजिस्टर आपका ये आता है, ठीक है। तो वो आपको फायदा करेगा। सिग्नल वायर रेफरेंस में सिर्फ मतलब बाजू में होगा, आजू बाजू में रहेगा जनरली। तो आजू बाजू के वायर में ही बीच में होगा सिग्नल, ज्यादातर आप देखेंगे तो वो दोनों में के बीच में मतलब वायर को हल्का सा छील के 110 ओम के आसपास का रेजिस्टर लगाइए और देखिए प्रॉब्लम सॉल्व होगी। 110 ओम, हां 110 ओम वो एक बार लगा दीजिए। तो फिर वो सीएनजी का हाँ, अब देखिए सीएनजी का तो अगर आप पूछेंगे किसी से तो आपको ये बोलेगा कि सीएनजी वाली गाड़ी में ऑटो सेंसर का तो फॉल्ट रहता है। और सीएनजी लगाने वाले भी क्या बोलते हैं मालूम है क्या, सीएनजी लगाने वाले भी बोलते हैं कि सर इसको रहने दो, वो अपने सीएनजी लगाया ना तो करते रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम बताता हूं क्या, प्रॉब्लम ये कि वो ना ओपन इसमें चल रहा है, क्या कहते हैं उसको ओपन लूप पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब वो फ्यूल को एडजस्ट कर ही नहीं रहा है ना, तो पेट्रोल को एडजस्ट कर ही नहीं रहा है क्योंकि पेट्रोल तो बंद हो जाता है सीएनजी के अंदर और फिर एयर को भी एडजस्ट नहीं करता है। सीएनजी के अंदर हवा तो चाहिए ना काम करने के लिए, तो वो इस वजह से ना आपको क्या इसके अंदर माइलेज मिल भी गया ना बाहर की फिटिंग में। कंपनी फिटिंग में क्या होता है, कंपनी फिटिंग में जब आता है तो आपको ये प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगी। अगर आ रही है तो एक्चुअली में प्रॉब्लम होगी गाड़ी के अंदर, तभी ऐसा ये कंप्लीट नहीं है, जो बाहर से फिटिंग किया हुआ है इसलिए। हाँ, बाहर की फिटिंग वाली में आता है 100% आता ही आता है, लोग ऐसे छोड़ देते हैं उसको, अगर वो आता है, ठीक है ना। तो ये कैसा था, अभी ये इजी लग रहा है अपने इससे पुराने वाले सिस्टम से, क्योंकि इसमें ज्यादा कमांड नहीं है, मतलब इसमें एकदम सीधा सीधा कमांड है, हां है ना। इजी है जी 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 चलिए ठीक है। जी अदर भाई बोलिए। अगर जी आपका पिक्चर नहीं आ रहा है, ब्लैक है पूरा, वो मेरा बंद रहेगा। अच्छा बंद क्या हो जाएगा, मारा रहा है। एक मिनट आ गया चलो थोड़ा रुकिए जी। अगर आप लोगों को लिख के हो जाए तो मुझे सिर्फ एक बार ना इन्फॉर्म जरूर कर दीजिए, फिर क्यूएनए लेके आज के लिए यहीं पे खत्म करेंगे।
ये वोल्टेज भी हमने लिखा हुआ है, इसकी रिकॉर्डिंग है। और हाँ, एक और चीज़ है, ये कोर्स में ना अभी आपको ये पूरी पीपीटी मिल जाएगी, क्योंकि ये सेंसर वाली पीपीटी अपनी हो गई कंप्लीट, ठीक है। बस ये कि जो डायग्राम मैंने बनाया ना, ये नहीं मिलेगा, तो वो आप लोग समझ लीजिएगा। पीपीटी में कोर्स में डाल दूंगा, अभी ऐड कर दूंगा। जी किरण जी बोलिए। अच्छा जी पुराने सिस्टम से वैसे तो बेटर ही है, मगर इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड और स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। हाँ, तो स्क्रीन रिकॉर्डर ये नहीं ले पाएंगे, उसको फिलहाल के लिए बंद किया हुआ है। क्योंकि क्या होता है, एक उसका कोई कारण भी है, मतलब एक तो आपको पता है इंटरनेट अपने यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिस कारण से लाइव वाली चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आप उसमें हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर करना चालू कर देंगे ना, तो ये दूसरी वाली प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग ये थोड़ा सा इसको मतलब बंद किया हुआ है। और कोई बात नहीं, तो वो भी क्या हो जाएगा, ठीक है। मेरा कैमरा का भी इशू है, ये सब सॉल्व कर देंगे। हालांकि अगर आप लोगों को हम एक दो क्लासेस पे लेते हैं, लेकिन आप लोगों का एक्सपीरियंस अगर फिर भी ऐसा रहता है कि आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, उसके लिए भी करनी, क्योंकि ये हर एक सेशन रिकॉर्डेड है। हम लोग जूम पर भी ले सकते हैं, जूम में एक प्रॉब्लम क्या होती है, जूम में कमांड बहुत होता है, जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं उन लोगों को ये एक सहूलियत है कि अभी बार बार वो जो इसके जितने सारे कमांड होते हैं ना, वो डिस्टर्बेंस यहाँ पे नहीं आती है, वो एक है। बाकी यहाँ पे बोल है और कुछ ज़्यादा कमांड भी नहीं है, आपको चैट मिलेगा, हैंड रेंज मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी खास इसके अंदर मिलता नहीं है। ये और ये वीडियो जो अपलोड होगी आपकी एप्लीकेशन पे, हाँ जी वो एनी टाइम हम देख सकते हैं, उसकी कुछ वैलिडिटी रहेगी? सर, ये आप लोगों के लिए ना हमेशा के लिए फ्री, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया उनके लिए लाइफ टाइम रहेगा। तो जिन्होंने अभी तक कोर्स ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए स्पेशली, मतलब जिससे कि अभी तक इन द सेंस कि जो ये जो बैच हमने लिए ना अब तक की, मतलब हमने ऐप को लॉन्च करने से पहले जितने भी लोगों ने किया, उन लोगों के लिए हर कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस रहेगी। जो भी कोर्स उन्होंने लिया है वो उनका लाइफ टाइम एक्सेस है। तो मैंने दो लिए है, तो कोई कोर्स लाइफ टाइम। जी जी, आपको ऐड कर दूंगा, जैसे इसमें मैंने ऐड कर दिया है, तो ये आपको मैंने ऐड कर दिया, आपको ऐड कर देंगे, कोई भी चार्जेस आप जब जाएंगे तो आपको नहीं दिखाएगा, ऐसा वो ऐड कर दिया। उसके बाद में जो कोर्स आप लॉन्च करेंगे वो एक सीमित टाइम पे नहीं रहेगा। हाँ, वो कैसा होगा, देखिए एक चीज बताता हूँ, हमने एक चीज और नोटिस की है, देखिए हम तो हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, तो आपको हमारा तरीका भी पता है और आपको हमारा ये भी पता है कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, रिलेशन बिल्डिंग के लिए सोचते हैं। लेकिन जब नए लोग आते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि एक तो ले लिया, समझो उन्होंने ले लिया, मैंने उनको दिया कि भाई लाइफ टाइम के लिए फ्री है, ठीक है। वो बंदा देखता है आधा घंटा और फिर बोलेगा कि यार अभी मैं काम करता हूँ, अगले हफ्ते देखूंगा, तो उसको पता है कि हमेशा के लिए अवेलेबल है, तो वो उसको जल्दी से मतलब उसको खत्म करने की कोशिश नहीं करता। इस कारण से भी जो चीज लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होती है ना, वो वैल्यूबल हो जाती है, वो भी एक कारण है। दूसरा कि जो जिन लोगों ने ट्रेनिंग ले ली, जैसे आपने ले ली, तो जैसे ही आप ट्रेनिंग लेते हैं तो एक कोर्स जो जितनी भी बैच उसमें की, वो उन लोगों के लिए कंप्लीट करते ही एक टेस्ट होगा फाइनल में, और टेस्ट करने सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट हो गया तो आपके लिए हम उसका एक्सेस लाइफ टाइम बना देंगे लेने के बाद, ये तरीका हमने यहाँ पर रखा हुआ है। टेस्ट पास हो जाए उसके बाद लाइफ टाइम रहेगा, जब भी आपको अच्छा। नॉलेज चाहिए तो वो हाँ, वीडियो वीडियो खोल के देखिए, आराम से आपको समझिए, आप डिटेल्स ले लीजिए एंड आगे कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे ये पूरा रिकॉर्ड हुआ है, जैसे मेरी और आपकी बीच की बात चल रही है, तो हम शायद इसको कट कर दे बाद में, ऐसा हो सकता है कि ये सारी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें जो है वो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। आई तो वीडियो एडिटिंग पे वैसे भी निकालने पड़ते तो स्पेस ज्यादा रुक रहेगी। हाँ, बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है वो कारण। और मैं बोलूँ पर्सनली तो मुझे यहाँ से कंट्रोलिंग जो है, जैसे मैं अभी कंट्रोल कर रहा हूँ सब लोग ये आ रहे हैं, मुझे ज़्यादा बेटर कंट्रोलिंग होगी। जब मैं यहाँ से क्लास लेता हूँ और स्क्रीन शेयर करता हूँ तो मेरा एक बड़ा पोर्शन जो है ना वो कट हो जाता है जूम में, यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो पूरी स्क्रीन मिल रही है काम करने के लिए, वो एक अच्छी बात है। भाई स्क्रीन पे सर नाम दिख रहा है, वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं? अभी मैं देख रहा हूँ इसलिए हाँ जी, तो मेरा नाम और मेरा नंबर बार बार वो मैं बंद करवा दूँगा, वो मैं बंद करवा दूँगा, वो सेटिंग होगी वहाँ पर, मैं एक बार देख लूँगा, ठीक है जी। ओके, मोहम्मद अदान बोलिए, बोलिए भाई मोहम्मद अदान, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैंने ये बोला है। रमनदीप जी आप बोलिए, रमनदीप जी बोलिए। फिर एग्जाम्स कब होंगे सर? कंप्लीट होने के बाद अच्छा सर, कंप्लीट हो गया तब मतलब टेस्ट में कभी डालूंगा, उसके पहले टेस्ट नहीं डालने वाला। अच्छा तो भी रिवीजन के लिए मैं डाल सकता हूँ, एमसीक्यूज वगैरह होंगे, इसी पे होंगे, सब ऐप पे होगा, ठीक है। सब कुछ अभी हम सब ऐप पे करने वाले, तो उस हिसाब से यहीं पे क्या है कि ऑटोमेटेड हो जाता है, मेरे पास आप टेस्ट देंगे, मेरे पास आ भी जाएगा, सब ऑटोमेटेड रहेगा। तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा कि आपका टेस्ट है, ये डेट पर है, आपका क्लास चालू, आपको नोटिफिकेशन आया होगा इसका क्लास चालू होने वाली है। अभी भारत में तो आया था सर, इससे पहले नहीं आया था। नहीं, मैंने 6 o'clock को नोटिफिकेशन रखा था। हाँ लेकिन बहुत बहुत लेट मिला सर, 40 के आसपास कुछ आया था। ठीक, ओके। ये 7705 भाई, आपका नाम क्या है? 7705 भाई, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे, आप एक बार वापस से हैंडल कीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही क्लियर सबको? ओके, आपके यहाँ से बहुत डिस्टर्बेंस आ रही थी। एक तो आपका नाम बताइए सबसे पहले मुझे, बोलिए आपका नाम बोलिए। 7705 हाँ जी बोलिए। तो वो मुझे तो सुन रहा हूँ तो कॉल आ रही है, तो आ रही है, तो फालतू आपका नाम क्या है सर पहले बताइए। हां अपना आपका नाम क्या है? उस्मान उस्मान भाई, काम करना, सेटिंग में जाकर अपना नाम चेंज कर लीजिएगा। तो अभी क्या हुआ, आपने शायद ओटीपी यहाँ पे डाल दी 7705, तो उसकी वजह से मैं आपको ऐड नहीं कर पाया, मैं अभी ऐड कर दूंगा, ओके। मैं आपको शेयर करूँगा।